तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 37 है और आज की क्लास में हम लोग जनजातियों वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग खड़िया जनजाति के बारे में, लोहरा जनजाति के बारे में और आपका भूमि जनजाति के बारे में जितना भी एमसीक्यू दिया हुआ है आपका झारखंड सार संग्रह बुक में, इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पिछले क्लासेस में संथाल जनजाति, उसके बाद उरांव जनजाति, उसके बाद मुंडा जनजाति, नेक्स्ट हम लोग हो जनजाति, उसके बाद हम लोग खरवार जनजाति के बारे में पढ़े थे। तो उसी क्रम में आज हम लोग खड़िया जनजाति, लोहरा जनजाति और आपका भूमिज जनजाति के बारे में देखेंगे। तो आइए हम लोग खड़िया जनजाति से संबंधित जितने भी एमसीक्यू है इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि खड़िया जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत जो है कथन, इसकी पहचान करना है हम लोगों को। पहला ऑप्शन है आपका पालकी, यहाँ पे लिखा हुआ है खड़ खड़िया, तो इसको आप पालकी खड़िया भी बोल सकते हो, ये खड़िया का ही एक उपभाग है, ठीक है ना। तो खड़िया बोलिए या फिर खड़खड़िया बोलिए, ये जो है वो पालकी ढोने का काम करती है। तो ऑप्शन ए है पालकी, जिसको खड़खड़िया भी बोला जा रहा है, ये पालकी ढोने का पेशा करने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ गया है। पहला ऑप्शन ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है खड़िया समाज में बहु विवाह का प्रचलन है, तो बोला जा रहा है कि खड़िया समाज में जो है वो बहु विवाह का प्रचलन है, बिल्कुल सही बात है। खड़िया जनजाति का संबंध जो है वो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो देखिए पालकी ढोने के कारण इस जनजाति का नाम जो है वो पालकी, ये खड़िया पड़ा है। और पालकी का अर्थ जो है वो आपका खड़खड़िया होता है, जिसके आधार पे इसका नाम जो है वो खड़िया पड़ा है। खड़िया समाज में जो है वो बहु विवाह का भी प्रचलन है, एक से अधिक विवाह करते हैं लोग। और आपको बताया गया था कि झारखंड के अधिकांश जो जनजाति है उनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से ही है, कुछ कुछ का द्रविडियन समूह से है, तो बस यही दोनों मिलेगा। तो आपका ये देख लीजिए, ये खड़िया जनजाति का जो संबंध है वो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से देखने को मिलता है हम लोगों को। ऑप्शन बी जो है कि सरहुल खड़ी जनजाति का सर्वप्रमुख पर्व है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। सरहुल जो है वो खड़िया जनजाति का सर्वप्रमुख जो है वो पर्व नहीं है। तो इसमें से बोला गया था कि गलत ऑप्शन को छांटना है, तो वो गलत ऑप्शन आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये जो खड़िया जनजाति है इसका सर्वप्रमुख त्यौहार क्या है, पर्व क्या है, तो वो हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप उसको वहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के अतिरिक्त खड़िया जनजाति इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन है असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी में ये खड़िया जनजाति पाई जाती है। अच्छा एक बात देख लीजिए, खड़िया जनजाति को आदिम संस्कृति का स्तंभ माना जाता है, यानी कि ये जो खड़िया जनजाति है ये हम लोग का जो आदिम यानी कि प्रिमिटिव जो कल्चरल है, इसका ये एक तरह से बैकबोन है, स्तंभ है। और खड़खड़िया, पालकी को खड़खड़िया बोलते हैं, और पालकी ढोने के कारण इस जनजाति का नाम जो है वो खड़िया पड़ा है। और ये जो जनजाति है वो आपका किस ग्रुप से है, तो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है। इसके अलावा देख लीजिएगा कि खड़िया जनजाति की जो भाषा है वो भाषा का नाम भी क्या है, खड़िया है। तो ये लोग जिस भाषा का यूज करते हैं उसका नाम भी खड़िया है, इस जनजाति का नाम भी खड़िया है। और खड़िया जो भाषा है वो आपका मुंडारी भाषा समूह का ही है, मुंडारी भाषा समूह का है। अब मुंडारी जो है वो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिएगा ये जो जनजाति है यानी कि खड़िया जनजाति, ये आपका रोहतासगढ़ से होकर झारखंड क्षेत्र में आकर बसे हुए थे। और झारखंड में इनका निवास स्थान की बात करें तो सबसे अधिक ये सिमडेगा में बसे हुए हैं, सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से देखें तो खड़िया जनजाति सिमडेगा में अधिक निवास करते हैं। इसके अलावा ये गुमला, रांची, लातेहार, सिंहभूम और हजारीबाग में भी देखने को मिलते हैं। और ये जनजाति उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, बंगाल, झारखंड, ये सभी जिलों में ये सभी राज्यों में ये निवास करती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि खड़िया जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन एक उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है।
तो देख लीजिए खड़िया जो जनजाति है उसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में या 3 गो उसका वर्गीकरण किया गया है। एक है आपका पहाड़ी खड़िया, एक है आपका ढीलकी खड़िया और एक है आपका दूध खड़िया, ठीक है ना। तो पहाड़ी खड़िया, ढीलकी खड़िया और आपका दूध खड़िया। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए पहाड़ी खड़िया सही है, ऑप्शन सी ढीलकी खड़िया सही है, ऑप्शन डी दूध खड़िया सही है। लेकिन ये जो आपका जो हरदा खड़िया है ये सही नहीं है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 3 गो इसका वर्गीकरण किया गया है, पहाड़ी खड़िया, ढीलकी खड़िया और आपका दूध खड़िया में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, आर्थिक रूप से संपन्नता के आधार पर अधिक से कम संपन्नता खड़िया जनजाति को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ की आपको यहाँ पे बतलाना है कि ये जो 3 गो वर्गीकरण है इसमें से सबसे उन्नत कौन है, उससे कम उन्नत कौन है, सबसे कम या सबसे पिछड़ा कौन है, इस तरह से आपको क्रम में सजाना है, ठीक है ना। तो आर्थिक रूप से यानी कि इकोनॉमिक हम लोग डायमेंशन से देखेंगे कि संपन्नता कितने संपन्न है, कितने प्रोस्पेक्टिव है, इसके आधार पर अधिक से कम, सबसे कम जो है उसको सबसे लास्ट में लिखना है, ठीक है ना, और सबसे अधिक जो है उसको सबसे पहले में लिखना है। तो अधिक से कम की ओर हम लोगों को जाना है। तो अगर ये हम लोग क्रम देख लिए तो वो आपका क्रम क्या है देख लीजिए आप। अगर हम लोग क्रम देखें तो यहाँ बोला है कि आपको अधिक से कम की ओर जाना है, ठीक ना। 3 गो विभाजन है, तो सबसे प्रोस्पेक्टिव है आपका दूध खड़िया, दूध खड़िया, दूध खड़िया के बाद है आपका ढेलकी खड़िया, ठीक है, और सबसे कमज़ोर है आपका पहाड़िया खड़िया। तो देख लीजिए दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़िया खड़िया। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ बोला है कि अधिक से कम जाना है, अगर ये बोला जाता है कि कम से अधिक जाना है तो पहाड़िया पहले, फिर आपका ढेलकी बीच में और आपका दूध खड़िया सबसे लास्ट में आता है। ये सबसे पिछड़ा है, ये थोड़ा सा ठीक है और ये बहुत बेहतर स्थिति में है, ठीक है। तो यहाँ बोला है अधिक से कम, इसलिए हम लोग का सीरीज थोड़ा उल्टा गया है, दूध खड़िया, ढिलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग देखें पहाड़ी खड़िया का जो संकेंद्रण है वो आपका सर्वाधिक कहाँ है, तो आपका कोलेबिरा वाले क्षेत्र में है। ढेलकी खड़िया जो है वो आपका रांची और हजारीबाग में ये ज़्यादा संकेंद्रित है, और दूध खड़िया जो है वो आपका गुमला जिले के सिसई प्रखंड में ये देखने को मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, खड़िया जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रमुख रूप क्या है। तो खड़िया जनजाति में जो विवाह का सर्वाधिक प्रमुख रूप जो है वो देखिए अगर हम लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें तो वो आपका खड़िया जनजाति में प्रचलित सर्वाधिक प्रचलित विवाह अगर देखें तो वो आपका है ओलोल दाय। क्या है, तो ओलोल दाय है, और ये एक जिसे असल विवाह भी कहते हैं। तो ओलोल दाय को ही इसमें असल विवाह भी कहा जाता है, और इसमें जो है वो वधु मूल्य देकर विवाह किया जाता है, यानी कि लड़के जैसे एक तरह से हम लोग बात करते हैं लड़के वाले देते हैं लड़के वालों को दहेज, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़का देगा खुद लड़के वालों को दहेज। तो इसको हम लोग बोलते हैं असल विवाह। असल विवाह को ही जो है वो आपका एक और नाम से जाना जाता है, वो है ओलोल दाय। क्या है, लिख दे रहे हैं हम ओलोल दाय, तो इस नाम से इसको बोला जाता है ओलोल दाय, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो खड़िया जनजाति में सर्वाधिक जो प्रचलित विवाह है वो है आपका ओलोल दाय विवाह, ठीक है। कौन सा विवाह, तो आपका ओलोल दाय विवाह है, जिसको असल विवाह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, खड़िया जनजाति में प्रचलित असल विवाह को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देख लीजिए ओलोल दाय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, खड़िया जनजाति में प्रचलित इन विवाहों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है, कि मतलब कि बतलाना है कौन सा विवाह जो गलत है। इसमें विवाह जो है वो हम लोग देखेंगे, मतलब टोटल 5 तरह का विवाह देखते हैं, ठीक है। कितना, तो 5 तरह का विवाह देखते हैं। पहला विवाह जो है वो आपका है उधरा उधारी विवाह। उधरा उधारी बोलते हैं कि उसका देखो उसका बाल बच्चा लोग उधर गया है, उधरा गया है, मतलब कि सहपलायन विवाह। सहपलायन विवाह मतलब दोनों साथ में मिलकर भाग जाना और उधर विवाह कर देना, उसको बोलते हैं उधरा उधारी विवाह।
उसके बाद एक विवाह है आपका ढुकू चोलकी विवाह। ढुकू चोलकी विवाह जो है वो आपका अनाहुत विवाह है। क्या है? अनाहुत विवाह। अनाहुत विवाह यानी कि ढुकू चोलकी विवाह। इसके बाद आपका तापा या फिर तलीना, तापा या फिर तलीना विवाह, जिसमें है आपका अपहरण करके किडनैप करके विवाह करते हैं, उसको बोलते हैं तापा या फिर तलीना विवाह। राजी खुशी विवाह, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेम विवाह। और एक है आपका सगाई यानी कि विधवा विवाह या फिर विदुर विवाह। ठीक है ना? तो देख लीजिए ऑप्शन मिलाइए। यहाँ पे है, पहला है आपका तापा या फिर तलीना विवाह, ये है अपहरण विवाह, बिल्कुल सही बात है। फिर आपका सगाई, ये आपका विधवा विवाह है या फिर विदुर विवाह है। राजी खुशी विवाह, जिसको हम बोलते हैं प्रेम विवाह, मतलब कि सभी सही है ऑप्शन में। दो और याद रख लीजिएगा, उधरा उधारी विवाह यानी कि सह पलायन विवाह, और ढुकू चोलकी विवाह यानी कि अनाहुत विवाह। अनाहुत विवाह, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे खड़िया जनजाति में जो वधु मूल्य है इसको गिनिंग तह कहते हैं। गिनिंग तह क्या कहते हैं? गिनिंग तह कहा जाता है। खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को गिनिंग तह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, खड़िया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामों में से इनमें से कौन सा मिलान सही है? मतलब कि जो नाम बताया गया इनमें कौन सा जो मिलान है जो है आपका सही है, वो आपको इसमें बतलाना है। ठीक ना? कुछ कुछ इसमें इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। ग्राम प्रधान, तो ग्राम प्रधान जो है वो आपका महत्व है, बिल्कुल सही बात है, ग्राम प्रधान महत्व होता है। ग्राम प्रधान का सहायक जो है वो नेगी होता है। नेगी जो है वो ग्राम प्रधान का सहायक होता है। और संदेश वाहक जो है वो आपका गेड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है, तो ये सभी सही है। इसके अलावा जातीय पंचायत का हेड धीरा होता है, और जातीय पंचायत का प्रमुख दंडिया होता है। डंडिया कौन होता है? डंडिया, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, खड़िया जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो जो खड़िया जनजाति है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि खड़िया जनजाति में युवागिरी को गीती ओ कहा जाता है। क्या? तो गीती ओ कहा जाता है। खड़िया जनजाति में युवागिरी को गीती ओ के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, गीती ओ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? किसको बोला जा रहा है? तो आपका जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है बिंदिया, धीरा, फिर आपका है बोराम, फिर है आपका जो है वो बीडी। तो किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका है ऑप्शन नंबर बी, धीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत को धीरा के नाम से जाना जाता है, धीरा। ठीक है, तो इस धीरा के नाम से जातीय पंचायत को जाना जाता है खड़िया जनजाति में। और खड़िया जनजाति का जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसको हम लोग ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना? तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था जो है वो आपका खड़िया जनजाति में बोला जाता है। खड़िया जनजाति का जो शासन व्यवस्था है उसको हम लोग ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 11 किधर गया? ये रहा। खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत प्रमुख को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जातीय पंचायत को धीरा कहा जाता है, और जातीय पंचायत का जो हेड है, प्रमुख है, उसको भी जो है वो जातीय पंचायत का प्रमुख को धीरा कहा जाता है। क्या? तो धीरा कहा जाता है। इसके अलावा खड़ी जनजाति में जो जातीय पंचायत जो है, अच्छा ठीक ठीक, सॉरी, जातीय पंचायत प्रमुख जो है वो आपका डंडिया है। कौन? तो डंडिया है। ठीक है। और जातीय पंचायत को एक और नाम से जाना जाता है, वो है आपका धीरा। तो जातीय पंचायत को धीरा के नाम से जाना जाता है, और जातीय पंचायत का जो प्रमुख है वो आपका डंडिया है, डंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, खड़िया जनजाति में प्रचलित इनमें से किस पर्व को बसंतो उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बसंतो उत्सव के रूप में, यानी कि बसंत त्यौहार के रूप में इसको, बसंत के त्यौहार के रूप में इसको जो है वो मनाया जाता है खड़िया जनजाति में। तो ये जो है वो आपका, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर, ये देख लीजिए आप, बी जो है वो जंकोर।
ठीक है ना। जंकोर जो है वो खड़िया जनजाति में बसंतोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो खड़िया जनजाति में एक मतलब कि त्यौहार प्रचलित है, उसका नाम है जंकोर। और ये जो जंकोर है वो पर्व जो है वो आपका बसंतोत्सव के रूप में मनाया जाता है, यानी कि बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है इसको, जंकोर पर्व को। पर्व का नाम क्या है? तो पर्व का नाम है जंकोर, ठीक है ना। और खड़ी जनजाति में वधु मूल्य को गिनिंग तह कहा जाता है, गिनिंग तह। और इसमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह ओलुल दाय है, जिसको हम लोग असल विवाह भी कहते हैं। ओलुल दाय या फिर असल विवाह ये कहा जाता है, ठीक है। तो खड़ी जनजाति का जो प्रमुख पर्व है जंकोर, उसको बसंतोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए बंदई जो है, ये भी आपका एक त्यौहार है। और बंदई जो है वो आपका कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। कर्मा और आपका यहाँ पे कर्मा भी है, एक त्यौहार है यहाँ पे बा बीड, ये बीजारोपण के समय में त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा बंगारी भी है जो कि धान बुआई के समय मनाया जाता है। फिर आपका कद लीता है जो कि आपका फसल काटते समय होता है। और आपका है जोवो डेम जो कि नमक खानी के समय होता है। जिमतर जो कि गौशाला पूजा होता है। और आपका है गिडिड पूजा, ये गिडिड पूजा जो है ये भी है। फिर आपका पोनो मोसोर पूजा, भड़नदा पूजा, दोरहो डुबोवो पूजा, पितृ पूजा, ये सभी है यहाँ पे। और इस जनजाति के सभी लोग फागु शिकार मानते हैं, बस फागु शिकार मनाते तथा इस अवसर पर पाट और बोराम की पूजा की जाती है। तो फागु शिकार जब खड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है तो उस समय जो है वो किसकी पूजा होती है? तो पाट और बोराम की पूजा होती है। और यहाँ पे जो है वो सरना में जाकर ये लोग बलि भी चढ़ाते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, खड़िया जनजाति में प्रचलित इन पर्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो बंदई जो पर्व है वो आपका कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। जोवो डेम जो है, ये जो पर्व है जोवो डेम, ये आपका नवाखानी के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। फिर आपका जिमतड़ जो है वो आपका गौशाला पूजा के रूप में मनाया जाता है, जिमतड़, ये भी सही है। तो ये लगभग उपरोक्त सभी सही है, बाकी आप थोड़ा सा बुक से भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, खड़िया जनजाति में फागु पूजा के अवसर पर इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो अभी आपको बताया गया था पाट और बोराम, इसकी पूजा की जाती है। साथ ही साथ जो है वो आपका ये सरना में बलि भी चढ़ाया जाता है, तो उपरोक्त दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, खड़िया जनजाति में बीजारोपण के समय इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो जब बीज रोपते हैं ना, तो बीजारोपण के समय बा बीड पर्व मनाया जाता है। बा बीडी या फिर बा बीड पर्व मनाया जाता है, दोनों एक ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, खड़िया जनजाति में नया अन्न ग्रहण करने से पूर्व इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है? मतलब कि नया जो अन्न है, तो नया अन्न ग्रहण करने से पहले एक त्यौहार मनाया जाता है। तो देख लीजिए खड़ी जनजाति में बीजारोपण के समय आपका बा बीड़ी पर्व जो है वो मनाया जाता है। और नया अन्न ग्रहण करने से पहले नयोदेम या फिर धान नुआ खिया पर्व मनाते हैं। नयोदेम क्या? तो नयोदेम या इसी को ही नयोदेम को ही एक और नाम से जाना जाता है, अन्य नाम से, उसको बोलते हैं हम लोग धान नुआ खिया, वो भी नीचे मिलेगा लिखा हुआ, उसको हम लोग देख लेंगे। जिसमें नया अन्न ग्रहण करने से पहले अपने जो पूर्वज हैं उनको अर्पित किया जाता है। ये जो है सो मतलब नया अन्न को पूर्वजों को अर्पित किया जाता है, समर्पित किया जाता है। तो देख लीजिएगा खड़ी जनजाति में नया अन्न ग्रहण करने से पहले एक त्यौहार मनाया जाता है, एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है नयोदेम। और इसमें जो है वो खाने से पहले पूर्वजों को चढ़ाना होता है। और नयोदेम पर्व को ही हम लोग धान नुआ खिया पर्व भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, खड़िया जनजाति में प्रचलित नयोदेम पर्व इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वह है आपका धान नुआ खिया, इस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, खड़िया जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? मतलब कि कौन सा सही नहीं है, मतलब कि वो आपको बतलाना है इसमें खड़ी जनजाति के बारे में। तो ऑप्शन ए जो है वो देख लीजिए, खड़ी जनजाति के लोग जीवन यापन हेतु कृषि कार्य तथा शिकार पर निर्भर होते हैं। तो ये भी सही बात है कि ये जो जनजाति है वो कृषि कार्य करते हैं और शिकार करते हैं, और इसी के द्वारा वो अपना जो जीवन यापन करते हैं।
पहाड़िया खड़िया जो है वो आदिम तरीके से आपका अपना जो है वो जीवन यापन करते हैं। इनका जो प्रमुख तरीका जो है वो आपका चावल है, ठीक ना, और ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ए नंबर तो सही है। खड़ी जनजाति के लोग आदिम तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। खड़ी जनजाति के लोगों का प्रमुख भोजन जो है वो चावल है, बिल्कुल सही बात है। और खड़ी जनजाति का जो परिवार है वो आपका मातृ सत्तात्मक होता है, तो नहीं, तो ये मातृ सत्तात्मक नहीं होता है, बल्कि ये आपका जो है वो पितृ सत्तात्मक होता है। तो खड़ी जनजाति का जो परिवार है वो आपका मातृ सत्तात्मक नहीं होकर आपका पितृ सत्तात्मक है। उड़ीसा राज्य में पहाड़ी खड़िया को आदिम जनजाति समूह में रखा गया है। उड़ीसा में जो पहाड़ी खड़िया जो है, देखिए, पहाड़ी खड़िया, ढिलकी खड़िया, दूध खड़िया, 3 गो खड़िया है। इसमें से जो पहाड़ी खड़िया है उड़ीसा में, इसको जो है वो ये क्या बोलते हैं, आदिम जनजाति में रखा गया है। जैसे झारखंड में आदिम जनजाति 8 गो, उसी तरह उड़ीसा में भी तो है ना। तो उड़ीसा में जो है हम लोग यहाँ भी रखे हैं ना आपका स्वरिया पहाड़िया करके, माल पहाड़िया, स्वरिया पहाड़िया, पहाड़ी खड़िया को नहीं रखे हैं हम लोग, न खड़ी जनजाति को भी हम लोग नहीं रखे हैं। और खड़िया समाज जो है वो आपका प्रीसत्तात्मक और प्रीतवंशीय होता है, ठीक है ना, ये भी यहाँ पे देख लीजिएगा। पहाड़ी खड़िया में एकल परिवार की, जबकि दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया में एकल परिवार के साथ साथ संयुक्त परिवार की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ई जो है आपका कि ये मातृ सत्तात्मक है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। तो खड़िया जनजाति का जो प्रमुख देवता है वो है आपका बेला भगवान, इसी को ठाकुर भी कहा जाता है, जो कि सूर्य के ही समान है। तो खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता बेला भगवान है। कौन? तो बेला भगवान है किसके, तो खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता। ये किसके समान है, तो ये जो है वो आपका सूर्य के समान है। खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता बेला भगवान को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वह है आपका ठाकुर, ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, खड़िया जनजाति के देवी देवता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है, मतलब कौन सा मिलान सही है। तो देख लीजिए, इसमें 3 गो देवता है, एक है आपका पाट दुबो, एक है बोराम, एक है गुमी। पाट दुबो जो है वो आपका पहाड़ी देवता है, ठीक है, तो पहाड़ी देवता को पाट दुमो कहते हैं, तो ये सही है। पाट दुमो यानी कि ये यहाँ लिखा हुआ पार दुबो, ये पार दुबो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये पाट दुमो होगा। रुके ठीक से लिख देते हैं, स्क्रीन छोटा है ना तो नहीं लिखाता ऐसे सही से, हाथ से लिखते हैं ना। पाट दुबो, पाट दुबो जो है वो आपका पहाड़ का देवता है। वन का देवता जो है आपका बोराम है। वहीं अगर हम लोग गुमी की बात करें तो आपका सरना देवता है गुमी। तो देखिए, तो ये लगभग सभी सही है, केवल यहाँ पे पहाड़ देवता का नाम पार दुबो लिखा हुआ था, जबकि यहाँ पे होगा पाट दुबो, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को क्या कहते हैं। तो खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को गिरिंग बेरी या फिर धर्म राजा कहते हैं। तो गिरिंग बेरी या फिर धर्म राजा कहते हैं, यानी कि उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो खड़िया जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होता है उसको कालो या फिर पाहन के नाम से जाना जाता है। तो कालो या फिर पाहन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो पहाड़ी खड़िया में जो आपका धार्मिक प्रधान है ये तो आपका कालो या फिर पाहन होता ही है, इसका और भी अन्य नाम है, वो है आपका क्या, तो डिहुरी। क्या नाम है, तो डिहुरू कहलाता है, डिहुरी। और ढेलकी तथा दूध खड़िया का धार्मिक प्रधान पाहन या फिर कालो कहलाता है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, क्या बोले हम, तो धार्मिक प्रधान तो आपका कालो या फिर पाहन है। कौन है, तो कालो या फिर पाहन है। और कालो और पाहन को डिहुरी या फिर और ढिलकी भी कहा जा रहा है, डिहुरी और ढिलकी भी कहा जा रहा है। तो डिहुरी और ढिलकी जो है वो आपका ये क्या बोलते हैं, सॉरी ढिलकी नहीं भाई, केवल डिहुरी है, केवल डिहुरी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बस केवल डिहुरी हो जाएगा, डिहुरी, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए, केवल डिहुरी। तो खड़िया जनजाति का धार्मिक प्रधान डिहुरी कहलाता है। वह ढेलकी
तथा दूध खड़िया का धार्मिक प्रधान पाहन और कालो कहलाता है। ठीक है ना। तो खड़िया जनजाति में जो धार्मिक प्रधान है कालो या फिर पाहन, उसको डिहुरी भी कहा जाता है। और ये जो डिहुरी है वो आपका पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान कहलाता है, जबकि ढिलकी खड़िया और दूध खड़िया का धार्मिक प्रधान कालो या फिर पाहन ही जो है वही कहलाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट देख लीजिए इसका, खड़िया जनजाति का। दूध खड़िया के धार्मिक प्रधान को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो दूध खड़िया और जो आपका ढिलकी खड़िया है, इसके धार्मिक प्रधान को पाहन या फिर कालो के नाम से ही जाना जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो दूध खड़िया का धार्मिक प्रधान और ढिलकी खड़िया का धार्मिक प्रधान पाहन या फिर कालो है, जबकि आपका पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान जो है वो आपका जो है वो कौन है? तो वो है जो है आपका दिहुरी है, दिहुरी। कौन? तो दिहुरी। तो इस तरह से जो है आपका खड़िया जनजाति से संबंधित जितना भी एमसीक्यू था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। और खड़िया जनजाति का जो शासन व्यवस्था है, पारंपरिक शासन व्यवस्था, उसको हम लोग बोलते हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। और ये जो आपका ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है, इससे आपका एक क्वेश्चन पूछेगा जेपीएससी प्रीलिम्स में 2 नंबर का। ठीक है ना। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है खड़िया जनजाति के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो लोहरा जनजाति के बारे में देखते हैं। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। उसके बाद हम लोग जो है वो भूमिज जनजाति के बारे में देख लेंगे। ठीक है। तो फिर हम लोग वहाँ पे देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो आपका खड़िया जनजाति भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो आपका लोहरा जनजाति के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? तो आपका जो है वो लोहरा जनजाति के बारे में देखेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन कि लोहरा जनजाति जो है वो किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये आपका प्रोटोस्टलैड प्रजाति से ही संबंधित है। किससे? तो प्रोटोस्टलैड से। झारखंड की अधिकांश जनजातियाँ इसी से संबंधित है। अच्छा, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लोहरा जनजाति को किसका वंशज माना जाता है? तो ये जो बताया जाता है इसमें कि लोहरा जनजाति जो है वो खुद को, अपने आप को असुर जनजाति के वंशज मानते हैं। किसका? तो असुर जनजाति के वंशज मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। अगर हम लोग बात करें लोहरा जनजाति की भाषा क्या है, तो अगर हम लोग देखें तो लोहरा जनजाति जो है इसकी जो भाषा है वो आपका सदानी है। तो लोहरा जनजाति की जो भाषा है वो आपका सदानी है। ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो लोहरा जनजाति का जो भाषा है ये किस भाषा का यूज करते हैं? तो ये जो है वो आपका सदानी भाषा का यूज करते हैं। और सदानी भाषा क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। लोहरा जो जनजाति है इसके कितने गोत्र देखने को मिलते हैं? तो अगर हम लोहरा जनजाति की बात करें तो इसके टोटल 7 गोत्र जो है वो देखने को मिलते हैं। तो लोहरा जनजाति के कई सारे गोत्र हैं। इनमें से जो फेमस है लगभग 7 गोत्र इसमें से फेमस है। कितना? तो आपका 7 गोत्र इसमें से फेमस है। ठीक है ना। और अगर हम लोग गोत्र की बात करें तो जैसे कि आपका मघैया, कछुआ, तिरकी, धान, तुतली, सोन, साठ, ये सभी इसके जो है वो गोत्र हैं। टोटल 7 को। इनमें से कौन सा एक लोहरा जनजाति का गोत्र है? तो अगर हम लोग देखें लोहरा जनजाति का गोत्र तो वो है आपका कौन कौन? 7 गो है, ज़्यादा नहीं है। आपका है मघैया, कछुआ, तिरकी, धान, तुतली, सोन, साठ, ये सभी। तो उपरोक्त सभी इसके गोत्र हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लोहरा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? यानी कि ये लोग क्या काम करते हैं, बेसिकली क्या काम करते हैं लोहरा जनजाति के लोग। ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो लोहरा जनजाति के जो लोग हैं वो आपके क्या काम करते हैं? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, ये
लोहा का उपकरण बनाते हैं। इसका नाम ही पड़ा है लोहारा जनजाति, बोलते हैं लोहार। तो ये सब लोहा लोहा से ही कुछ ना कुछ बनाते हैं, उपकरण टूल्स वगैरह बनाते रहते हैं। तो लोह उपकरण बनाते हैं ये लोग, लोहारा जनजाति जो है वो लोह उपकरण बनाते हैं। अच्छा, हम लोग बात करते हैं ना कि विश्वकर्मा भगवान, तो विश्वकर्मा भगवान जो पूजा करते हैं ना 17 सितंबर को, तो विश्वकर्मा भगवान जो है वो लोहारा जनजाति के ही जो है प्रमुख गुरु माने जाते हैं, मतलब प्रमुख देवता माने जाते हैं। और विश्वकर्मा भगवान को जो है वो सिंहबोंगा और धरती माई के समान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, लोहारा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो ये है आपका सिंहबोंगा ही। कौन है? तो सिंहबोंगा। सिंहबोंगा को ही क्या क्या कहा जाता है? तो ये जो सिंहबोंगा है इनके देवता जी, तो इसी सिंहबोंगा को ही आपका धरती माई और आपका विश्वकर्मा देवता के नाम से जाना जाता है। विश्वकर्मा भगवान और आपका धरती माई के नाम से जाना जाता है सिंहबोंगा को भी। और आपका देख लीजिएगा तो लोहारा जनजाति में जो आपका धार्मिक प्रधान है उसको पाहन कहा जाता है, ठीक ना। और ये भी समाज जो है वो आपका प्रतिसत्तात्मक है, ठीक ना, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा आप तो पाइएगा कि इस जनजाति के बारे में देखिएगा तो इस जनजाति में वधु मूल्य के रूप में 12 रुपये दिया जाता था और 3 गो साड़ी दिया जाता था। यानी कि जब वधु मूल्य दिया जाता है तो उसमें 12 गो साड़ी और 12 रुपया और आपका 3 गो साड़ी दिया जाता है। और लोहारा जनजाति में सबसे जो फेमस विवाह है वो आपका है आयोजित विवाह। कौन सा? तो आयोजित विवाह इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसके प्रमुख त्यौहार की बात करें तो विश्वकर्मा पूजा है, सोहराई है, फगुआ है, इन सभी इसमें दिखते हैं। जब इस जनजाति में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शव को मसना नामक कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। उस कब्रिस्तान का क्या नाम है? तो आपका मसना नामक कब्रिस्तान में इसको दफनाया जाता है, ठीक ना, इसको भी याद रख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, लोहारा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था क्या है? तो यह मात्र सत्तात्मक नहीं है, प्रीसत्तात्मक और आपका प्रीतवंशीय है, यानी कि बी और सी, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है वो आपका लोहारा जनजाति के बारे में जो बात था वो आपको बता दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, बुक में ना बहुत ही सब्जेक्टिव के रूप में बहुत डिटेल से दिया हुआ है। अगर आप उस सारे सब्जेक्टिव को याद करने बैठे हैं तो आपसे नहीं हो पाएगा, याद भी नहीं हो पाएगा, आप उसको संभाल भी नहीं पाइएगा। तो मेरी सलाह आप मानिए, ये जो MCQ है इसी MCQ के माध्यम से आप इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन बन गया है MCQ के रूप में, आप इसको देख लीजिए। और जो लैंग्वेज है उसको आप केवल 1-2 बार पढ़ लीजिए, उसको आप याद करने का प्रयास नहीं कीजिए। जो MCQ में जो जो क्वेश्चन बना है आप उसी को रट लीजिए, उसी को याद कर लीजिए, बाकी बात बुक को केवल 1-2 बार रीडिंग कीजिए, ठीक है ना। इसी तरह नहीं तो आप पढ़ तो लीजिएगा, आप संभाल नहीं पाइएगा, कितना पढ़िएगा, कितना याद रख पाइएगा, नहीं याद रख पाइएगा। तो मेरी बात मानिए तो आप इसको याद कर लीजिए जो है MCQ के माध्यम से ही। तो सब्जेक्टिव को नहीं पढ़िएगा ज़्यादा, आप उसको केवल रीडिंग कीजिएगा, रीडिंग करने के लिए आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आप जो है हमेशा उसको याद करने का पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तैयारी के लिए, तो आप हमेशा MCQ के माध्यम से कीजिएगा। जो जो बहुत ज़्यादा टिपिकल है, टर्मिनोलॉजी से संबंधित है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये सभी को। ज्योग्राफी आप बुक वगैरह पढ़ सकते हैं, आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, उसको डायरेक्ट देख सकते हो। लेकिन हम हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर हमेशा बोलेंगे कि आप MCQ के माध्यम से सॉल्व कीजिए, ताकि आपको कंटेंट भी याद रहेगा, फैक्ट फिगर भी याद रहेगा। और देखिए, तैयारी कभी भी पूर्ण होता नहीं है। आप चाहेंगे कि मेरा सिलेबस एक बार पूरा हो जाए उसके बाद एग्ज़ाम में बैठे, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। यकीन मानिए किसी का आया भी नहीं है और किसी का आएगा भी नहीं, बीच बीच में प्रॉब्लम आती रहेगी। होना रहेगा तो इतनी ही तैयारी में हो जाएगा। आपके पास जितना फैक्ट एंड फिगर है आप उसको कितना बेहतर तरीके से आप उसको जो है उसका यूज कर पाते हैं, यही सारा खेल इसी का ही है। ये नहीं कि सारा बुक हम याद कर लेंगे, मेरे पास 1 साल का और समय मिलेगा, पूरा तैयारी कर लेंगे तब जाके एग्ज़ाम देंगे, तब मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा, एक ही बार में हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम निकाल लेंगे, टॉप कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको निकालना आपको रहेगा तो आप इतने ही कंटेंट में निकाल ले जाइएगा। हाँ, मतलब एक बेसिक पढ़ा हुआ होना चाहिए, 1-2 बार सिलेबस पढ़ा हुआ होना चाहिए लगभग, ठीक है ना। पूरा याद नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक सिलेबस को पढ़ना और सिलेबस को समझ कर याद रखना दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। अब देख लीजिए हम लोग, लोहारा जनजाति भी आपका कंप्लीट हो गया है। लोहारा जनजाति अगर देखिए हम लोग तो इसमें MCQ में ज़्यादा नहीं था, मात्र 8 गो MCQ दिया हुआ था। और अगर आप यही बुक पढ़ने जाते तो वहाँ पे आपको 1 घंटा लगता है याद करने में, और याद होता भी नहीं, यकीन मानिए नहीं याद होता है, आप उसको भूल जाते।
तो बेहतर है ना कि कहाँ पे ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ पे कम देना है, वो आपको पता होना चाहिए। आप लगे हाथ पूरा दे रहे हैं 1 घंटा, खाली लोहरा जनजाति में पढ़ रहे हैं, पगला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है, यकीन मानिए मेरी बात को आप। ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो आपका खड़े जनजाति के बारे में पढ़े, फिर हम लोग लोहरा जनजाति के बारे में पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो आपका भूमिज जनजाति के बारे में देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग आज की ये जो क्लास है इसको हम लोग एंड कर देंगे। ठीक है, तो भूमिज जनजाति के बारे में देख लीजिए। एक पॉइंट हम आपको समझा देना चाहते हैं भूमि जनजाति के बारे में, कि भूमिज का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है भूमि के जन्मा हुआ, यानी कि भूमि से जन्मा हुआ या भूमि के जन्मा हुआ। बुक में लिखा हुआ भूमि के जन्मा हुआ, लेकिन आप इसको मीनिंग समझिए, भूमि से जन्मा हुआ अर्थात भूमि पुत्र। आप जिससे जन्म लेते हो आप उसी का पुत्र कहलाते हो। तो इसमें जो है वो भूमिज का अर्थ है भूमि से जन्मा हुआ अर्थात भूमि पुत्र। ठीक है, ये जो जनजाति है भूमि जनजाति, वो बेसिकली सिंहभूम वाले क्षेत्र में और ख़ास करके पूर्वी सिंहभूम में ये निवास करती है। और इसके अलावा और भी ये रहती है, हजारीबाग, रांची, धनबाद में भी इनका संकेंद्रण थोड़ा बहुत पाया जाता है। इस जनजाति को हिंदू संस्करण वाली जनजाति भी कहा जाता है। तो भूमि जनजाति को जो है वो आपका हिंदू संस्करण वाली जनजाति भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं भूमि जनजाति से संबंधित जितने भी MCQ दिए हुए इनको एक एक करके लगाते हैं। पहला कि भूमि जनजाति की प्रजाति क्या है, तो वो तो आपको बताना नहीं पड़ेगा। झारखंड की सभी जनजातियां लगभग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, धनबाद जिले में भूमि जनजाति को क्या कहा जाता है। अभी जब आपको बताए थे सिंहभूम में, खास करके ये आपका पूर्वी सिंहभूम में, रांची में, हजारीबाग में, धनबाद में, ये जो है वो आपका भूमि जनजाति रहती है। और धनबाद में भूमि जनजाति को धनबाद के सरदार के नाम से जाना जाता है, यानी कि सरदार, धनबाद में इसको सरदार के नाम से जाना जाता है भूमि जनजाति को। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, झारखंड के किस जिले में भूमि जनजाति का निवास है। तो रांची, हजारीबाग, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, मुगलों के शासनकाल में भूमि जनजाति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब यहाँ पे मुग़ल वगैरह रहते थे, तो मुग़लों के जब शासनकाल चल रहा था तो भूमि जनजाति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो वो है आपका चुवाड़। किस नाम से, तो आपका चुवाड़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, तो इसमें बताया जाता है आपका कुछ बात कि वो सुन लीजिए थोड़ा सा। घने जंगलों में रहने के कारण इसको मुगल काल में भूमिज लोगों को चुवाड़ उपनाम से जाना जाता था। और चुवाड़ कही जाने वाली जनजाति वही जो है उसी को धनबाद के सरदार के रूप में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाम विख्यात है। ये जो जनजाति आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है। यह जनजाति कोलेरियन समूह से संबंधित है तथा इसकी जो भाषा है वो मुंडारी है। और मुंडारी भाषा जो है वो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से जुड़ा हुआ है, जिस पर बंगला और थोड़ा बहुत सदानी भाषा का भी प्रभाव है। लोहरा जनजाति का भाषा है सदानी, और आपका जो है इसका अगर हम लोग बात करें भूमि जनजाति का भाषा है जो है वो आपका है क्या, तो वो उसका भाषा है मुंडारी। और इस जनजाति बताया जाता है कि इस जनजाति के जो लोग हैं वो अपनी भाषा को भूमिजी नाम से संबोधित करते हैं। और ये भी जो समाज है वो आपका पितृसत्तात्मक समाज ही है, लगभग है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, भूमि जनजाति की भाषा क्या है। तो आपका बताया अभी मुंडारी है। तो भूमि जनजाति का भाषा मुंडारी है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, भूमि जनजाति की भाषा पर इनमें से किसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो सदानी और बंगला दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, भूमि जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग देखें भूमि जनजाति में तो टोटल 4 गोत्र पाए जाते हैं। कौन कौन है, पत्ती है, पत्ती है, जेयोला है, गुल्गू है और आपका हेम्ब्रोम है। तो पत्ती, जेयोला, गुल्गू, हेम्ब्रोम, ये सभी जो है वो हेम्ब्रोम या फिर हेम्ब्रम, ये सभी भूमि जनजाति के गोत्र है, टोटल 4। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए,
निम्न में से कौन भूमि जनजाति का गोत्र है? तो पत्ती है, जोयोला या फिर जेयोला है, हेम्ब्रम है, और आपका एक और है गुल्गू। क्या है? गुल्गू। गुल्गू। तो ये सभी चारों गुल्गू। गुल्गू को भी आप याद रखिएगा, तो ये भी इसी का ही है, गुल्गू। तो पत्ती, जेयोला, गुल्गू, हेम्ब्रोम, ये 4 गोत्र पाए जाते हैं। आप देख लीजिएगा, भूमि जनजाति में साग गोत्रीय विवाह जो है वो निषिद्ध है। साग गोत्रीय को ही समगोत्रीय कहा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, भूमि जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? सबसे फेमस जो विवाह है वो कौन सा है भूमि जनजाति में? सबसे फेमस विवाह तो वो है आपका आयोजित विवाह। कौन सा? आयोजित विवाह जो है वो भूमि जनजाति में सबसे फेमस विवाह है। और इसके अतिरिक्त इसमें अपहरण विवाह, गोलट विवाह, सेवा विवाह, राजी खुशी विवाह भी बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित आपका आयोजित विवाह है। इस जनजाति में तलाक की प्रथा भी पाई जाती है तथा पति के द्वारा पत्ते को फाड़कर टुकड़े करने पर तलाक जो है वो हो जाता है। अगर जो है हस्बैंड वाइफ को अगर तलाक देना है एक दूसरे को, तो पति क्या करेगा? पत्ता फाड़ देगा तो आपका तलाक हो गया। बताओ क्या कॉन्सेप्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, भूमि जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला है ऑप्शन, इस जनजाति का समाज प्रतिशतात्मक है। तो बिल्कुल सही बात है। झारखंड की सभी जनजातियों का समाज जो है प्रतिशतात्मक है, एक आध गो छोड़कर। कौन कौन है वो भी हम लोग देख लेंगे। इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। सगोत्रीय को ही समगोत्रीय बोला जाता है, ये भी सही है। इस जनजाति में पति के द्वारा पत्ते को फाड़कर टुकड़े करके तलाक दिया जाता है, ये भी सही है। तो ये तीनों दिखिएगा, आप चारों दिखिएगा, तीनों दिखिएगा, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, भूमि जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो भूमि जनजाति जो है, तो इस जनजाति में अगर आप देखिएगा भूमि जनजाति में, तो जातीय पंचायत का जो मुखिया है वो आपका प्रधान कहलाता है। और भी कुछ याद रखिए, भूमि जनजाति के लोग जो है वो, इनका जो प्रमुख पेशा है वो आपका कृषि है, कृषि कार्य करते हैं। ये लोग अच्छे काश्तकार है। ठीक है, अच्छी क्या है, ये लोग काश्तकार का काम करते हैं। और इसके अतिरिक्त ये जनजाति के लोग जो है वो थोड़ा बहुत शिकार भी करते हैं। और इस जनजाति के जो सर्वोच्च देवता है वो है आपका ग्राम ठाकुर, जिसको गोराई ठाकुर भी कहा जाता है। तो ग्राम ठाकुर या फिर गोराई ठाकुर, इनके जो है वो सर्वोच्च देवता हैं। इनके धार्मिक प्रधान को लाया कहा जाता है। क्या? तो लाया कहा जाता है। और इस जनजाति में श्राद्ध संस्कारों को कमावत कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत के नाम से जाना जाता है? तो है आपका भूमि जनजाति। और इस जनजाति का जो जातीय पंचायत है, इसका मुखिया क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा आपका प्रधान कहलाता है। ठीक है, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, भूमि जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? भूमि जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा कृषि है, बिल्कुल सही बात है। भूमि जनजाति का परिवार मात्र सत्तात्मक होता है, बिल्कुल गलत बात है। भूमि जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है, बिल्कुल सही बात है। भूमि जनजाति में युवागिरी जैसी संस्था पाई जाती है। तो ये पाया जाता है, युवागिरी इसमें होता ही है। ठीक है ना, इसका कोई पुख्ता यहाँ पर सबूत नहीं मिल रहा है, तो नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। भूमि जनजाति में युवागिरी और अखरा जैसी संस्था नहीं पाई जाती है, ये नहीं पाई जाती है। अखरा और युवागिरी जैसा कोई भी संस्था यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, ये भी इसको याद रख लीजिएगा। भूमि जनजाति में यहाँ पे नहीं पाया जाता है आपका युवागिरी और अखरा के जैसा कोई भी संस्था। इसके अलावा इसमें देख लीजिएगा कि इस जनजाति में विधवा विवाह भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और इस जनजाति के अगर प्रमुख त्यौहार की बात करें तो आपका धूला पूजा है, जो कि बैसाख महीने में, चैत पूजा, काली पूजा, गोराई पूजा, ठाकुर पूजा, ग्राम ठाकुर पूजा, करम पूजा, ये सभी यहाँ पे होता है बहुत अच्छी तरीके से।
तो बी और जो डी है वो दोनों गलत है। तो 12 का देखिए हम लोग, तो बी तो गलत था ही, मात्र शतात्मक होता है ये। और यहाँ पे भूमि जनजाति में युवागिरी जैसी जैसी संस्था यहाँ पे होगा नहीं पाई जाती है, तो ये सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। भूमि जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो आपका ग्राम ठाकुर या फिर गोराई ठाकुर, यही है इसके प्रमुख देवता। दोनों एक ही नाम है, एक ही को कहा जा रहा है अलग अलग नामों से। तो ग्राम ठाकुर, इसी को गोराई ठाकुर भी कहा जाता है। ये जो है वो आपके धार्मिक मतलब सॉरी प्रमुख देवता है भूमि जनजाति के। भूमि जनजाति के धार्मिक प्रधान को जो है वो क्या कहा जाता है? तो हम सभी को पता है लाया। क्या? तो लाया, लाया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कारों को क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कारों को जो है वो आपका कमावत कहा जाता है। क्या? तो कमावत कहा जाता है। और इन सभी से क्वेश्चन बनता है भी है हमेशा, तो इसलिए आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो है आपका 15 क्वेश्चन जो है आपका भूमि जनजाति के बारे में भी कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो इस तरह से हम लोग जो है वो भूमि जनजाति को भी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो बस आप इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखिएगा, और इससे संबंधित जितना भी फैक्ट निकल रहा है उसको आप थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा और उसको याद कीजिएगा बस। और इसमें आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज ज़्यादा घबराना नहीं है आपको कुछ भी। तो अभी हम आपको क्या बताएं, आज की क्लास में हम लोग खड़िया जनजाति के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग लोहरा जनजाति के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग जो है वो आपका भूमि जनजाति के बारे में पढ़े। मतलब 3 जनजाति के बारे में आज पढ़ चुके हैं। इसके अलावा संथाल जनजाति कंप्लीट हो गया है, उराव जनजाति कंप्लीट हो गया है, मुंडा जनजाति कंप्लीट हो गया है, हो जनजाति कंप्लीट हो गया है, और आपका खरवार जनजाति जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो उधर 5 और इधर आज की क्लास में 3, तो टोटल 8 जो है वो जनजाति हमारे कंप्लीट हो गए हैं। टोटल हम लोगों को 33 जनजाति पढ़ना है, जिसमें से आपका 8 गो आदिम जनजाति है, और जो है आपका 5 जो आपका 25 है वो आपका जनजाति है, अनुसूचित जनजातियाँ। ठीक है ना। आपको पहले 32 को पढ़ना था पहले, लेकिन 2022 में एक और आ गया पुरान जनजाति, तो अब आपका 23 हो गया। 2022 में आया, इसको ऐड किया गया 2023 में। तो 2023 से मान लीजिए कि 2023 से आपका टोटल 33 जनजाति है। इसमें से अगर हम लोग देखें तो 8 गो आदिम जनजातियाँ हैं और बाकी 25 गो आपका नॉर्मल जनजातियाँ हैं, अनुसूचित जनजातियाँ। 8 गो अगर आदिम जनजाति का हम लोग लिस्ट देख ले तो असुर है, बिरजिया है, बिरहोर है, फिर आपका है परहिया है, फिर आपका सबर है, फिर आपका माल पहाड़िया, फिर आपका सोरैया पहाड़िया। ठीक है ना। फिर आपका कोरवा है। टोटल 8 गो आदिम जनजातियाँ देखने को मिलती है झारखंड में। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। अब हम लोग जो है आगे कल की क्लास में मिलते हैं और आगे के सेशन जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।